नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट। मणिपुर में जारी जबरदस्त हिंसा और आगजनी के बीच सरकार ने हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। मणिपुर में सेना पहले से ही तैनात है और केंद्र सरकार ने आरएएफ की टीमों को भी भेजा है। एयरफोर्स का विमान आरएएफ की टीमों को लेकर आज शाम इम्फाल पहुंचा। हिंसा के चलते मणिपुर में इंटरनेट बंद है। स्थानीय समुदायों, ट्राइबल, नॉन ट्राइबल्स के बीच मामला भड़का हुआ है। अनुसूचित जनजाति के दर्जे पर कोर्ट के आदेश के बाद आदिवासी समूह विरोध कर रहे हैं। बुधवार को आदिवासियों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी और जिसके चलते मणिपुर के 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में सेना, असम राइफल्स फ्लैग मार्च कर रहे हैं। अब तक 9,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री वहां के एन बीरेन सिंह से बात की। मुख्यमंत्री का कहना है कि हालात से निपटने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। इधर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर मणिपुर की खराब होती हालत पर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री यहां हालत पर ध्यान देकर शांति बहाली के लिए कदम उठाएं। मैं मणिपुर निवासियों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। और ये कल रात से लेके बहुत भयंकर मतलब वो ज्यादा हो रहा है और मुझे चाहती हूँ कि हो सकता है तो जल्दी से जल्दी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करे कि मणिपुर में ये दोबारा मतलब ये पीस को ये सिचुएशन को खत्म होने के लिए ये मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बिहार में जातिगत गणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने जातिगत गणना को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि जातिगत जनगणना आज नहीं तो कल सभी सरकारों को करना ही होगा। बीजेपी के लोग जाति आधारित सर्वे पर रोक लगाने से खुशी मना रहे हैं। वे दोहरे चरित्र के लोग हैं। वहीं बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि इस आदेश के लिए बिहार की सरकार जिम्मेदार है। नीतीश कुमार को पिछड़ों से कोई मतलब नहीं है। उनका पिछड़ा विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। जब केंद्र सरकार ने मना कर दिया तो अपने ही रिसोर्स से हम लोग जो है ये करा रहे थे सर्वे। और केंद्र सरकार तो ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देती है, ना विशेष पैकेज देती है, सौतेला व्यवहार करती है। अगर रियलिटी क्या है वो सामने ना आ जाता, भाई कौन लोग गरीब हैं, कौन लोग झुग्गी में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, कौन लोग भूमिहीन हैं, कौन लोग कचरा धोने वाले हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसी हिसाब से चिन्हित करके सरकार जो है लाभ पहुंचाती लोगों को। अब कोई एक जाति की बात नहीं थी, सबकी बात थी। तो अब जो कोर्ट का निर्णय आएगा उस पर हम लोग देखेंगे। ये किसी तरह से गंभीर नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि अब इनकी राजनीति माई समीकरण के इर्द गिर्द घूम रही है। इनको पिछड़ों से मतलब नहीं, जो अति पिछड़ा वो तो बीजेपी के साथ आ गया। तो इनका पूरा भरोसा केवल माई समीकरण पर है। इसलिए चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो या फिर अभी पंचायत के ये जाति गणना का मुद्दा हो, इन दोनों मुद्दों में बिहार सरकार कोर्ट के सामने जवाब देने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। कर्नाटक चुनाव में अब बजरंग दल का मुद्दा छाया हुआ है। बीजेपी कर्नाटक में वो तमाम कोशिशें कर रही है जिससे बजरंग दल पर प्रतिबंध के कांग्रेस के वादे को बजरंग बली के साथ जोड़ा जा सके, जबकि कांग्रेस की कोशिश है ये बताने की कि वो बजरंग दल की विरोधी है, बजरंग बली की नहीं। बीजेपी नेता ईश्वरप्पा ने कांग्रेस का घोषणा पत्र फाड़ दिया क्योंकि उनको लगता है कि बजरंग दल पर पाबंदी का ऐलान कर कांग्रेस ने बजरंग बली पर ही रोक लगाने की बात की है। वो इसे धर्म के खिलाफ बता रहे हैं। मैंने अपने जीवन में पहली बार मीडिया के सामने चुनाव घोषणा पत्र जलाया है। इस देश में धर्म को खत्म करने की कोशिश करने वाले सभी लोगों के खिलाफ हमारा आक्रोश है। ऐसा राजनीतिक टकराव कर्नाटका में पहली बार नजर आया जब एक पार्टी दूसरी पार्टी का घोषणा पत्र फाड़ दे। कांग्रेस इसे लोकतंत्र और संविधान का अपमान बता रही है।
ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ इसे जलाकर उन्होंने कर्नाटका के लोगों का अपमान किया है, लोकतंत्र और संविधान का अपमान किया है, चुनाव के नियमों को तोड़ा है। ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತ ಏನು ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿದೆ। इधर विश्व हिंदू परिषद बजरंग बली के नारे लगा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वोटरों में जोश भर रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। उधर डीके शिव कुमार ने राज्य में कई हनुमान मंदिर बनवाने का वादा किया है। कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता भी सवाल पूछने पर हनुमान चालीसा की चौपाई सुनाते हैं। आपने गणेश जी को लेकर के ये कैंपेन चलाया है, हनुमान जी का कैंपेन कांग्रेस बीजेपी चला रही है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारी। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बजरंग बली का नाम लिए जाने पर ऐतराज जताया है। याद दिलाया कि उनके पिता बाला साहब ठाकरे को हिंदुत्ववादी प्रचार की वजह से बैन झेलना पड़ा था। मोदी जी ये म्हणाले की मतदान करताना बजरंग बली की जय असं काहीतरी बोलून मोदी जी ने कहा है कि मतदान करते समय जय बजरंग बली बोलिए। मुझे नहीं पता है कि चुनाव का कोई नियम बदला है। बाला साहेब ठाकरे ने हिंदुत्व का प्रचार किया था, तब उनका मतदान का अधिकार छीन लिया गया था, लेकिन अब शायद नियम बदल गया होगा, तो मुझे पता नहीं। अगर मोदी जी कहते हैं कि जय बजरंग बली कहिए, तो मेरी अपील है कि कर्नाटक में जहां मराठी भाषी लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उनको जय भवानी जय शिवाजी कहकर वोट डालना चाहिए। जय बोलून मतदान करा असं सांगत असतील। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करती कांग्रेस को अब बीजेपी बजरंग दल के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करती नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे इन विधानसभा चुनावों में पीछे रह गए हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और आपको बता दें, मध्य प्रदेश के जबलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज उग्र प्रदर्शन किया। बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया और तोड़फोड़ की। इस दौरान पोस्टर फाड़े गए और जमकर पत्थर भी चले। दरअसल बजरंग दल को लेकर पूरा विवाद कर्नाटक से खड़ा हुआ। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर कार्रवाई की बात कही, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस में इस मुद्दे पर सियासी घमासान हो रहा है। तोड़फोड़, हत्या, उदंडता, गर्भों में घुसकर बहनों की जांच करना कि यहाँ कोई मुस्लिम बहन तो नहीं आ गई है, यही सब तो बजरंग दल का काम है। और मुख्यमंत्री जी यदि उसके बाद कहते हैं कि बजरंग दल राष्ट्रवादी है, तो अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि क्या उनके राष्ट्रवादी ऐसा ही काम करते हैं। और यदि राष्ट्रवादी बजरंग दल हैं, तो मुख्यमंत्री जी को एक परिपत्र निकालना चाहिए कि सारे मंत्रियों के बच्चों को बजरंग दल में शामिल कर दें। शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद से उनकी पार्टी में उथल-पुथल जारी है। शरद पवार ने उनके इस्तीफे के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मांगों का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने भविष्य को ध्यान में रखकर ये फैसला किया है। पार्टी को आगे ले जाने के लिए नए चेहरे की जरूरत है और कमेटी इस पर जल्द फैसला लेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझते हैं। एकीकरण समितीचे युवा आहे आणि चांगलं संघटन केलंय। और बात पहलवानों की। कल रात को पुलिस के साथ झड़प होने के बावजूद जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार चल रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने धरना दे रहे पहलवानों को की जो रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग को आज खारिज कर दिया। पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की के बाद अब धरने का क्या भविष्य है, एक रिपोर्ट।
बुधवार देर रात हुई पुलिस के साथ पहलवानों की झड़प के बाद गुरुवार को जंतर मंतर पर दिन भर कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के आने का सिलसिला चलता रहा। हालांकि पुलिस की दलील थी कि आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती बिना इजाजत फोल्डिंग बेड लेकर जंतर मंतर पर पहुंच गए। पुलिस ने जब रोका तब ये झड़प हुई। जहां पर आप देख सकते हैं कि वो जो ट्रक खड़ा हुआ है, जो वहाँ पर पुलिस उनको रोकती है और ये कहती है कि रात के वक्त इस तरीके से सामान आप कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, कौन लोग हैं। यहाँ बैठे पहलवान को पता लग चलता है तो पहलवान और उनके साथ कुछ लोग जो बैठे हुए थे वो भी जाते हैं और फिर पुलिस के साथ में कहासुनी शुरू होती है। हालांकि धरना दे रहे पहलवानों का आरोप है कि धरने पर बैठे लोगों के साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज तक हुई। मारना ही है तो वैसे मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फिर धक्के मार रहा है चेस्ट पे लड़कियों कैसे। वो पुलिस वाला धर्मेंद्र जो भी है, इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आना, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। इतनी दूरदर्शी कर रखी है हमारे यहाँ पे। सोमनाथ भारती जी जो हैं कुछ फोल्डिंग बेड्स लेकर आए थे, तो क्योंकि परमिशन नहीं है और ये इसलिए वो फोल्डिंग बेड्स के लिए उन्हें मना किया गया। उसमें कुछ जो प्रोटेस्टिंग रेसलर्स के सपोर्टर्स हैं वो बैरिकेड पर आ गए और बेड्स निकालने की कोशिश की। उसमें थोड़ा गुत्थम गुत्था, थोड़ा अल्टरकेशन टाइप हो गया और यही मसला है। उधर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से धरना दे रहे पहलवानों को वैसी राहत नहीं मिली जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। सारी बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी प्रेयर सिर्फ FIR दर्ज करने की थी, इसके अलावा हमें लगा कि आपको सिक्योरिटी की जरूरत है तो सिक्योरिटी की हमने डायरेक्शन दे दी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई ग्रीवेंस है तो उसके लिए आप दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हैं या मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। और उन्होंने ये बात कह के इस प्रोसीडिंग्स को क्लोज कर दिया। मैं अपना काम करता रहूंगा और जिसको जो करना हो करता रहे, और मुझे किसी से न द्वेष है, न कोई बैर है, न कोई भाव है, न बदला लेना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पहलवानों ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना जारी रखने का ऐलान किया है। पहलवानों का कहना है कि जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक धरना जारी रहेगा। हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, पहले भी बताया, हमारी लड़ाई ब्रजभूषण से है। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस ने संकेत दिए हैं कि ब्रजभूषण सिंह पर लगे आरोपों की जांच हो रही है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी या बयान अब तक पुलिस ने नहीं दर्ज किए हैं। धरना दे रहे पहलवानों के साथ सरकार की भी बातचीत नहीं हो रही है, लिहाजा ये मामला सुलझने के बजाय उलझता हुआ ज्यादा दिख रहा है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, विमल मोहन और अशोक माहले के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। अब मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आए लोगों के CA, CS और अकाउंटेंट भी उनके लेन देन के जिम्मेदार होंगे। कल वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की है। वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक CA, CS और कॉस्ट अकाउंटेंट भी अब मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में आएंगे अगर उन्होंने अपने क्लाइंट की तरफ से ऐसे वित्तीय लेन देन का पर मुहर लगाई है तो वो भी जिम्मेदार होंगे। क्लाइंट के लिए अचल संपत्तियों की खरीद बिक्री, धन संपत्ति, सिक्योरिटीज की देखभाल पर भी PMLA कानून में उनको जिम्मेदार माना जाएगा। हालांकि वकीलों को इससे बाहर रखा गया है। अपने क्लाइंट्स के लिए कंपनियां खोलने वाले CA, CS की चिंता इससे साफ तौर पर बढ़ गई है। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की आज से 2 दिन की गोवा में बैठक चल रही है। SCO की सामान्य बैठक के अलावा चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के साथ भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर अलग से द्विपक्षीय बैठक भी की। चीन के विदेश मंत्री के साथ बातचीत में LAC के हालात पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी गोवा पहुंचे हुए हैं। 12 साल बाद कोई पाकिस्तानी विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए हैं, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ कोई द्विपक्षीय बातचीत फिलहाल तय नहीं है। 8 देशों का समूह है SCO, इसमें 9वां देश ईरान शामिल हुआ है।
दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, नोएडा और गाजियाबाद में आतंक का पर्याय माने जाने वाले गैंगस्टर अनिल दुजाना को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने आज एनकाउंटर में मार गिराया। ये एनकाउंटर मेरठ में भोलाझाल गंग नहर के पास हुआ है। अनिल दुजाना दिल्ली के नंबर प्लेट की सफेद स्कॉर्पियो में किसी वारदात की फिराक में आया था। एसटीएफ को मौके पर 2 पिस्टल के साथ 2 दर्जन कारतूस मिले हैं। अनिल दुजाना 1 हफ्ते पहले ही जेल से रिहा हुआ था। अडानी एंटरप्राइजेज ने 2022-23 के वित्तीय वर्ष और चौथी तिमाही के नतीजों में ऐलान किया है। कंपनी के आय में 96% का इजाफा हुआ है। फाइनेंशियल ईयर में अडानी एंटरप्राइजेज की कुल आय 1,38,175 करोड़ रही। इस दौरान कंपनी का ईबीआई डीटीए 112% बढ़कर 10,025 करोड़ हो गया, जो इस बात को दर्शाता है कि व्यावसायिक क्षेत्र में कंपनी का परिचालन मजबूत रहा और इसी के बूते इस मील के पत्थर को हासिल किया गया। कुल मुनाफे की बात करें तो 218% बढ़कर 2,473 करोड़ के स्तर पर यह पहुंच गया है। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने कहा है कि वित्तीय वर्ष के नतीजे ग्रुप की ताकत और लचीलेपन को प्रदर्शित करते हैं। और इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा।